इंडिया में 18वीं लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होने वाली है। ऐसे में जब भी लोकसभा चुनाव की बातें हमारे बीच में स्टार्ट होती हैं तो हम थोड़ी बहुत चीज तो जानते हैं, जैसे कि 18 साल होने पर हम वोट कर सकते हैं। वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी की ही सरकार बनती है। इसी प्रकार कुछ और भी थोड़ी बहुत जानकारियां तो हमें होती हैं, लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पर आती है तो ज्यादातर जानकारियों से हम अनजान होते हैं, जिससे हम लोकसभा चुनाव की किसी भी टूटी फूटी बातों पर बिलीव करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में उठती तो हैं, लेकिन उन्हें उसकी जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आज की इस छोटे से वीडियो में मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर विस्तार से और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आजादी के बाद 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच पहली बार शुरू होता है लोकसभा का पहला चुनाव, जिसके बाद 17 अप्रैल 1952 में पहली बार लोकसभा अपने अस्तित्व में आती है। आपको बता दें कि संसद के 2 सदनों में लोकसभा एक सदन है, जिसे हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का सदन भी कहा जाता है, जिसका काम है कानून बनाना, कानूनों में संशोधन करना, पूरी मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, जनता पर कर लगाना और विकास कार्यों में खर्च करना जैसी चीजें शामिल होती हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके मुखिया होते हैं। 1952 से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव तक ये 18वीं बार लोकसभा का चुनाव होगा। देश में अलग अलग राज्य की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग संसदीय क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर लोकसभा की वर्तमान में कुल सीट्स की बात करें तो अभी 543 सीट्स हैं, मतलब 543 संसदीय क्षेत्र जहां से प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे संविधान में मैक्सिमम 550 सीटें होने की बात कही गई है, जिसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि हो सकते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वैसे इसके पहले इसमें 552 सदस्यों की व्यवस्था संविधान में बताई गई थी, क्योंकि इसमें 2 एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। एक्चुअली गुलामी के समय में जिन भारतीय महिलाओं की शादी यूरोपियन व्यक्तियों से हो गई थी, तो जो इनके बच्चे हुए उन्हें एंग्लो इंडियन कहा गया। ऐसे में आजादी के बाद जब यूरोपियंस अपने देश चले गए तो इनके जो यहाँ पे बच्चे थे उन्हें समाज में बुरी नजर से देखा जाता था। इसके लिए इनका विशेष ध्यान रखने के लिए 2 प्रतिनिधियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन इनकी जनसंख्या में समय के साथ हुई कमी को देखकर मोदी सरकार ने 2020 में 104वां संविधान संशोधन करके इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि संवैधानिक रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद किसी क्षेत्र से रखना होता है, लेकिन आज 25 से 30 लाख की जनसंख्या पर भी एक सांसद हैं। एक्चुअली ये सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर रखी गई हैं, जिसे 2026 तक संविधान के अनुसार नहीं बढ़ाया जा सकता है। हर 10 साल में जब जनगणना होती है तो उसी के अनुसार परिसीमन आयोग संसदीय क्षेत्रों की सीमा भी जनसंख्या के आधार पर चेंज करती है। फिलहाल अभी 2011 की जनगणना के आधार पर संसदीय क्षेत्रों की सीमा तय की गई है। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। इस चुनाव में लाखों कर्मचारी भाग लेते हैं, जिसमें करोड़ों जनता अपना वोट करके अपने संसदीय क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग सबसे पहले कानून मंत्रालय को चुनाव की तारीखों से जुड़ा एक प्रस्ताव तैयार करने को कहता है, जिसके बाद कानून मंत्रालय इस प्रस्ताव को तैयार करके सरकार के केंद्रीय कैबिनेट को देता है। फिर इस केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति से इस प्रस्ताव में लिखे चुनाव की तारीखों आदि की मंजूरी का अनुरोध करने के लिए कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब जब राष्ट्रपति की अधिसूचना प्राप्त हो जाती है, फिर भारत चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है, जिसके बाद चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जहां प्रतिनिधियों के लिए कई शर्तें होती हैं, जिसे पूरा करके नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इसी समय जमानत राशि को भी जमा कर लिया जाता है। आपको बता दें कि अगर कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का 1/6 वोट नहीं पाता है तो यह जमानत राशि ना लौटाकर जब्त कर लिया जाता है, जिसे चुनाव में एक अपमान भरी निगाह से देखा जाता है। लोकसभा चुनाव की जो तारीखें होती हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में कराया जाता है, जो एक दिन में संभव तो नहीं हो सकता है। इसे 6 से 7 चरणों में संपन्न कराया जाता है। हर चरण में एक ही दिन में कई सीटों पर चुनाव कराया जाता है।
इस प्रकार सभी चरण का चुनाव अलग अलग डेट पर पूरा होते होते सभी सीटों का चुनाव हो जाता है। आपको बता दें कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसी समय देश में आचार संहिता भी लागू हो जाती है। एक्चुअली चुनाव के समय निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के कुछ नियम कानून हैं, जिसे आचार संहिता कहा जाता है। ये आचार संहिता तब तक लागू रहती है जब तक कि वोटों की गिनती होकर उसका आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। जिस भी तारीख को चुनाव हर जगह का तय होता है उस तारीख को लोग अपने एरिया के पोलिंग स्टेशन पे जाकर अपनी वोटिंग करते हैं। आपको बता दें कि वोटिंग करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है। कुछ विशेष लोग जैसे बुजुर्ग और असहाय लोगों के लिए वोटिंग करने का ऑप्शंस भी चुनाव आयोग देता है। वहीं वोटिंग करने के लिए हर व्यक्ति का वोटिंग लिस्ट में नाम होना बेहद जरूरी है। चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के साथ साथ एक तारीख तय होती है कि किस दिन वोटों की गिनती होनी है। जब सभी निर्वाचन क्षेत्रों की वोटिंग हो जाती है तो तय किए गए डेट को वोटों की गिनती स्टार्ट होती है और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुने गए सभी सदस्यों के नामों को भारत निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके नई लोकसभा का गठन करता है। इस प्रकार जिस भी पार्टी या गठबंधन का बहुमत होता है या सबसे ज्यादा सीटें होती हैं उसी की सरकार बनती है। अब इस लोकसभा की पहली बैठक की तारीख से लेकर 5 सालों के लिए सरकार होती है, अगर देश में इमरजेंसी की नौबत नहीं आती है तो। अदरवाइज इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। Well, how did you like this information? Please tell us in comment box, and for finding such an amazing video, please like, share and subscribe. Namaskar.